रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि अति महत्वपूर्ण अभिलेख है वर्ग 12वीं के लिए, याद रखिएगा। 11वीं और 12वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है, बात समझ रहे हैं। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह एक क्षत्रप रुद्र दामन का ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न को सीखे कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वह आपको किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मणी नहीं बोलेगा, ब्राह्मी। क्या बोलेगा? ब्राह्मी में। बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है ये अभिलेख। यह शक क्षत्रप रुद्र दामन का ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। अति महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा पूछता है कि सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख पर मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख पर मिलता है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है ना। तो जो आपको तो पता ही है कि जो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है हम उसको क्या करते हैं, तो अंडरलाइन कर देते हैं, और इस पॉइंट को आप लोग अपनी नोटबुक पर कॉपी पर नोट करेंगे और इसके बाद उसको याद करेंगे, ठीक है। तो सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख पर मिलता है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। बिल्कुल। तो याद रखिएगा आप लोग कि जूनागढ़ अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि गुजरात से संबंधित है, और इस अभिलेख पर जो है सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो सुदर्शन झील का सांगोपांग जानकारी, सुदर्शन झील की सांगोपांग जानकारी बोलिएगा जरा। सुदर्शन झील की सांगोपांग जानकारी, चलिए, उपलब्ध कराने वाले इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप महोदय के बारे में आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। जेम्स प्रिंसेप बोलिएगा फिर से। जेम्स प्रिंसेप महोदय के बारे में आप बहुत सुने होंगे, है ना। उन्होंने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बोलिएगा जरा, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इस तरह के प्रश्न आप जो है बैक की क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रुद्र दामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि ये एक पत्रिका है, याद रखिएगा, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो यह एक क्या है, तो पत्रिका है। और उस पत्रिका में जो है सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन बांध के बारे में बताया गया है, जो आपको रुद्र दामन जूनागढ़ के अभिलेख पर जो वर्णित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे आगे है कि साथ ही इसमें रुद्र दामन की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण भी मौजूद है। तो बताइए कि रुद्र दामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, उस पर किसके बारे में लिखा गया है? सुदर्शन झील और सुदर्शन बांध के इतिहास के बारे में, और रुद्र दामन जो राजा थे उस राजा के राजनीतिक के बारे में भी लिखा गया है। बात समझ में आया कि नहीं? और यह 150 ईस्वी का है। यह किस समय की घटना है? 150 ईस्वी की ये घटना है। चलिए, अब आपका जो अगला अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम है मिनांडर का सीनकोट प्रस्तर मंजूसा अभिलेख। बोलिएगा जरा, मिनांडर का सीनकोट प्रस्तर मंजूसा अभिलेख। प्रस्तर मंजूसा अभिलेख, बात समझ रहे हैं ना? कौन सा अभिलेख है? मिनांडर का सीनकोट पर मंजूसा अभिलेख है। खरोष्टी लिपि में यह अभिलेख लिखा गया है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में, जबकि ये मंजूसा अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो खरोष्टी लिपि में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर। अब यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि मिनांडर जो शासक था वह आपको कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा, इंडो ग्रीक शासक था। कौन शासक था? इंडो ग्रीक शासक मिनांडर का यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह अफगानिस्तान के सीनकोट से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है मंजूसा अभिलेख, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के, बोलिए, अफगानिस्तान के सीनकोट से, अफगानिस्तान की सीनकोट से प्राप्त हुआ है। और उसकी राजधानी जो है वह आपको शकला थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? शकला थी। चलिए, जो पाकिस्तान के वर्तमान सियालकोट में है। तो अब ये भी याद रखिएगा
कि सियालकोट कहाँ पर है। आप नाम जरूर सुने होंगे सियालकोट का। सियालकोट है पाकिस्तान में, और सकला जो राजधानी है, सकला जो राजधानी है, यह सकला नामक जो क्षेत्र है यह भी आपको पाकिस्तान में ही मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम पढ़े मंजूषा अभिलेख के बारे में। एक बार पुनः हम आपको बताते हैं मंजूषा अभिलेख के बारे में। सबसे पहले याद रखिए कि मीनांडर का सीनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर, यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह अफगानिस्तान के सीनकोट से प्राप्त हुआ है। यानी कि ये जो आपको मंजूषा अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान से के, प्राप्त हुआ है। बताइए, अफगानिस्तान के सीनकोट से प्राप्त हुआ है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो सकला है। कहाँ है? सकला है। कहाँ है इसकी राजधानी? सकला है। चलिए, अब सियालकोट कहाँ है बताइए? पाकिस्तान में। यह भी आपको पाकिस्तान में ही है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो गंडोफरनीज का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहलव शासक, पहलव वंश शासक के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो पहलव शासक गंडोफरनीज, बोलिएगा, पहलव शासक गंडोफरनीज। गंडोफरनीज का यह अभिलेख पेशावर के तख्त ए बाही से प्राप्त हुआ है। गंडोफरनीज अभिलेख जो है वो पेशावर के तख्त ए बाही से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तख्त ए बाही से प्राप्त हुआ है। और यह भी आपको खरोष्टी लिपि में ही लिखी गई है। तो बताइए कि गंडोफरनीज का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख, तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख, बोलिए, तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख। फिर से बोलिए, तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में। बताइए कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में, है ना। और मंजूषा अभिलेख, खरोष्टी लिपि में। मंजूषा अभिलेख खरोष्टी लिपि में। और गंडोफरनीज का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख खरोष्टी वो भी आपको खरोष्टी लिपि में ही लिखी गई है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले अभिलेख पर। कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र अभिलेख। बताइए पहले, ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? तांबा का पत्र। तांबे का पत्र यानी कि तांबे का बर्तन। पत्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। तो कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना कि कनिष्क जो था वो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क जो था वो किस वंश का शासक था? यह अभिलेख जो है पाकिस्तान के बहावलपुर के समीप, किसके समीप? बहावलपुर के समीप हुई विहार स्तूप से मिला है। कहाँ से मिला है? विहार स्तूप से मिला है। यह 89 ईस्वी का है एवं खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अब देखिए, कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र लेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में लिखी गई है? इसमें कनिष्क कालीन धर्म की जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो आपको है कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र लेख, यह जो है आपको कनिष्क के समय की है, इसीलिए इसमें जो है सो कनिष्क के समकालीन धर्म की जानकारी मिलती है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये जो अभी पढ़े हैं कनिष्क प्रथम का सुई विहार ताम्रपत्र अभिलेख, यह किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? और यह कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो यह भी आपको पाकिस्तान के बहावलपुर के समीप प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अब जो चल रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है, और अभी तक में जो हम 2-3 पढ़े हैं ऊपर से वो आपको उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो। अब है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। बताइए महत्वपूर्ण है कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया है? यह अभिलेख कौशाम्बी में था। यह अभिलेख कहाँ पर था? कौशाम्बी में था, जहाँ से इलाहाबाद किले में लाया गया। अब अच्छा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का जो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह कहाँ पर मिला था और कहाँ पर इसको उठा करके लाया था? जैसे कि किसी तालाब में कोई भगवान का मूर्ति मिल जाता है, हम लोग उसको उठा के किसी दूसरे मंदिर में जाकर के डाल देते हैं, रख देते हैं। ठीक उसी तरह से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर मिला और कहाँ पर ला करके रख दिया? बताइए आप लोग। कौशाम्बी में मिला और इलाहाबाद के किले में जाकर के उसको रख दिया। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए? चलिए, इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत थी। यानी कि इसकी जो लिपि थी, यानी कि ये प्रयाग प्रशस्ति जो था ना, उसकी लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। वहीं अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की पंक्तियां की बात करें तो उसमें 33 पंक्तियां थी। कितनी पंक्तियां थी? 33 पंक्तियां थी। और इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में? गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र और उपलब्धियां, समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का विवरण है। बात समझ रहे हैं ना?
इसे समुद्रगुप्त के कुमारमात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन नामक कवि ने 350 यानी कि 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया। हरिसेन महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। अब यहाँ से एक प्रश्न सीखने को मिला। क्या मिला? तो देखिए कि हरिसेन महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था, यानी कि हरिसेन जो था वो किसका पुत्र था? महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। किसका पुत्र था? महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। यह कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण है। यह कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे छपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। कहने का मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसमें आपको जो है मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में भी लिखा गया है। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में भी लिखा गया है और इसके साथ साथ जो है अशोक महान के बारे में भी लिखा गया है और समुद्रगुप्त के बारे में तो ऑलरेडी है ही। तो बताइए एक बार पहले कि हरिसेन के पिताजी का क्या नाम था? महादंडनायक ध्रुवभूति। क्या नाम था? महादंडनायक ध्रुवभूति। महादंडनायक ध्रुवभूति था। ठीक है, चलिए अब है ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इस पर किस मुगल सम्राट के बारे में लिखा गया है? जहांगीर के बारे में। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में। अब है इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जा सकता है। याद रखिएगा किस अभिलेख को? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख को जो है प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का संपूर्ण उल्लेख भी है। इसमें अभी पहले बता ही दिए कि समुद्रगुप्त के बारे में भी है और अशोक महान के बारे में भी है और किसके बारे में है? समुद्रगुप्त और अशोक महान और मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में भी लिखा गया है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति की 24वीं, 25वीं और 26वीं पंक्ति के अंश इस प्रकार से हैं। तो पहले ये बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें कितनी पंक्तियां हैं? जस्ट पढ़े थे 33 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां हैं? उस पंक्तियों में से इस 24वीं, 25वीं और 26वीं पंक्ति इस प्रकार से नीचे वर्णित है। क्या है पंक्ति? आइए उसको भी जरा हम लोग पढ़ के देखते हैं। तो समस्त पृथ्वी पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ये लिखा गया है किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। क्या कहा है पता है? कि संपूर्ण पृथ्वी पर उसका कोई विरोधी नहीं था, मतलब कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक राजकार्यों में भूषित, अनेक गुणों से संपन्न उसने अपने पैरों तले अनेक राजाओं की कृति को मिटा दिया। वो जो है उनका कोई विरोधी नहीं था। वो कितने राजा को पराजित किया है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, कितने राजाओं को पराजित किए हैं? कौन? समुद्रगुप्त किए हैं। वह साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश का कारण है। यदि कोई साधु उनको नजर आता था तो वह उनको जो है ना मदद करते थे, लेकिन वही अगर कोई असाधु नजर आए, कोई बुरे व्यक्ति नजर आते थे तो उनको विनाश करने में भी उनको समय नहीं लगता था, मतलब उनको विनाश करते थे। वे अज्ञ हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता था। मतलब उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई इनसे लड़ाई में जीत नहीं सकता था। अगर जीत सकता था तो कोई उनको प्रेम से ही उनको मना सकता था, है ना? बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि इनको यदि कोई भक्ति करे और कोई विनय करे, विनय का मतलब प्रार्थना करे, तो वश में हो सकते थे। वे करुणा से भरे हुए थे, वो बहुत ही दयावान थे। कौन? समुद्रगुप्त। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता थे और बहुत सारे गायों के दाता भी थे। सहस्त्र मतलब होता है हजारों गायों के दान देने वाले। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, दीन मतलब क्या होता है? गरीब दुखिया, वीरहनी, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर और कुबेर जो होते हैं वो क्या चीज़ के देवता होते हैं? हाँ, धन के देवता होते हैं। वरुण समुद्र के देवता होते हैं। वरुण किसके देवता होते हैं? समुद्र के। और इंद्र वर्षा के देवता होते हैं। और यम
मौत के देवता। मृत्यु के देवता होते हैं। सही बात बताएं आप। तो देखिए वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर को, वरुण को, इंद्र को और यम के समान है। मतलब कहने का अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आज आप लोग जाने, वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वो दीन दुखियों को देखते थे तो बहुत मदद करते थे, और यदि किसी बुरे व्यक्ति को देखते थे तो उसको विनाश करने में वक्त नहीं लगता था। और वो कैसे देवता की श्रेणी में आते हैं? इंद्र, यमराज, है ना, इसके बाद वरुण, बात समझ में आ रहा है, इसके बाद कुबेर, ऐसे देवता के श्रेणी में वो आते थे। कौन? समुद्रगुप्त। तो एक बार पुनः आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानिए। समुद्रगुप्त का जो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यह अभिलेख कौशाम्बी में था, जबकि उठा के उसको कहाँ पर लाया गया? इलाहाबाद के किले में लाया गया। और यह लिपि किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी में। किस लिपि में? ब्राह्मी में। और किस भाषा में? संस्कृत में। इसके बाद है आपको कि यह जो है इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जीवन चरित्र और उपलब्धि के बारे में लिखा गया है। इसे समुद्रगुप्त के कुमारगुप्त और संधि विग्रहिक हरिसेन नामक कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उत्कीर्ण कब हुआ है? तो 350 ईस्वी में, 350 ईस्वी, 350 ईस्वी में कौन करवाया है? तो हरिसेन ने करवाया है। और जानते हैं हरिसेन कौन था? तो हरिसेन ध्रुवभूति का पुत्र था। हरिसेन कौन था? ध्रुवभूति का पुत्र था। यह कौशाम्बी में अशोक महान पर अशोक के लिए, देखिए कौशाम्बी से उठाया था ना वाला, और इलाहाबाद में लाया था। तो कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर, अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण है। यह जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह जो है तो कहाँ पर उत्कीर्ण है? तो कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर, अशोक के लेख के नीचे। कौशाम्बी जो जगह है उस जगह पर अशोक स्तंभ पर, अशोक के लेख के नीचे ये छपा हुआ है। क्या चीज़? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। बात समझ रहे हैं? चलिए, इसके बाद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए इस पहले जो हम लोग एक जूनागढ़ अभिलेख पढ़े थे वो रुद्रदामन का था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको किसका है? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। यह अभिलेख 456 ईस्वी का है। यह अभिलेख कब का है? 456 ईस्वी का है। 456 ईस्वी का है, एवं गुजरात के जूनागढ़ में ये मिला है। अगर आपसे पूछे कि यह स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मिला है? गुजरात के जूनागढ़ में मिला है। गुजरात के जूनागढ़ में मिला है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हूनों की पराजय और सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में, और इस दोनों में जो कॉमन है सुदर्शन झील के बारे में लिखा गया है। वहीं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हूनों की पराजय, हून जो वंश का शासक था ना, उसको जो हराया गया था उसके बारे में लिखा गया है। सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का इतिहास जानने में अभिलेखों की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग इतने ही पाठ को आज करेंगे, और जो हम अंडरलाइन करवाते हैं उसको आप नोट करके उसको याद करेंगे।